नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट पेपर। जी, क्लास वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट पेपर, और ये मॉडल सेट नंबर 7 है। जी, ये मॉडल सेट नंबर 7 है। इससे पहले अंग्रेजी के 6 मॉडल पेपर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको देखें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। तो आइए आज 7वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों कह रहा है कि द पोएट कंपेयर्स द स्नेक विथ ए सी बर्ड नेम्ड। आपको बताना है कवि जो है ना, वो सांप की तुलना एक सी बर्ड से करते हैं, एक जलीय पक्षी से करते हैं। उस जलीय पक्षी का नाम बताना है। एक्वाट्रॉस, अल्बाट्रॉस, सीट्रॉस या एम्बाट्रॉस। बच्चों एल्बाट्रॉस। जी, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक विथ अ सी बर्ड नेम्ड अल्बाट्रॉस। जी बच्चों, तो एक का सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है केकीएन दारू वाला हैड बीन इन खालिस्तान सर्विस। आपको बताना है केकीएन दारू वाला किस सेवा में थे। टीचिंग सर्विस, रूम सर्विस, पुलिस सर्विस या गराज सर्विस। बच्चों याद रखिएगा पुलिस सर्विस। जी, केकीएन दारू वाला जो थे ये पुलिस सर्विस में थे। तो बच्चों 2 का हो जाएगा सी। नंबर 3 कह रहा है रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर। आपको बताना है कि वार पोएट रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी। बच्चों 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। अतः 3 का हो जाएगा डी। रूपर्ट ब्रूक डाइड इन द ईयर 1915। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कविता सोनेट है। बच्चों 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहते हैं। तो बच्चों फायर हिम नहीं है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस नहीं है, ओड टू ऑटम नहीं है, द सोल्जर है। जी याद रखिएगा, द सोल्जर इज ए सोनेट। तो 4 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वॉल्टर डिला मेयर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई डेपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ। आपको बताना है कि वॉल्टर डिला मेयर की 2 रचनाएं, एक का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरी का नाम है द पिकॉक पाई। वो इन दोनों कविताओं में डेपिक्ट मतलब चित्रित करते हैं द वर्ल्ड ऑफ निम्स। निम्स की दुनिया को दिखाते हैं, घोस्ट्स की दुनिया को दिखाते हैं, या सपनों की दुनिया को, या एलियंस की दुनिया को। बच्चों ड्रीम्स याद रखिएगा। वॉल्टर डिला मेयर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई डेपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। जी बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज नाउ डम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पक्षी अब म्यूट हो गई है, मतलब एकदम चुप हो गई है। जी, वो गूंगी हो गई है। तो बच्चों नाइटिंगेल। कौन? नाइटिंगेल। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि व्हिस्परिंग नेबर्स यानी मौत के दूत लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ मंडरा रहे हैं, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो बच्चों यह पंक्ति जो है ना, ये जो पंक्ति है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। कहाँ से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, आप याद रखिए। व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 8 कह रहा है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि आई लोफ मैं भटकता हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। बच्चों वाल्ट व्हिटमैन की रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अतः 8 का ए होगा। 9 कह रहा है बच्चों जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट, जॉन डन जो है ना, इनका ऑर्डिनेशन कितने साल की आयु में हुआ, ये कितने साल की उम्र में वो फादर बने थे। तो बच्चों 42। क्या हो जाएगा? 42। जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ 42। अतः 9 का सी हो जाएगा। बच्चों 10 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेसेस द ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी चीज ट्रैवलर्स को उनके अंतिम पड़ाव पे
उनको आशीर्वाद देती है या उनको आनंद देती है? रिवर्स, फॉरेस्ट्स, वाटरफॉल या गार्डन्स? बच्चों वाटरफॉल। जी बच्चों, वाटरफॉल ब्लेसेस द ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप फिर से बच्चों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक पोएम देख सकते हैं। नंबर 11 देखिए बच्चों, लोमोज यंगेस्ट आंट रैन ऑफ विथ। आपको बताना है कि लोमो की यंगेस्ट आंट जो थी ना, वह किसके साथ भाग गई थी? सर्वेंट के साथ, ऑफिसर के साथ, प्रोफेसर के साथ या आर्किटेक्ट के साथ? बच्चों आर्किटेक्ट्स के साथ। जी, लोमोज यंगेस्ट आंट रैन ऑफ विथ एन आर्किटेक्ट। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप एंटन चेकोव की रचना ए मैरिज प्रपोजल देख सकते हैं। नंबर 12 कह रहा है कि द फ्रूटलेस लैंड एग्जिस्टेड बिटवीन। बच्चों परलेस बक परलेस बक इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई नामक चैप्टर में परलेस बक कहती हैं कि किन दो शहरों के बीच जो भूमि है ना वो फ्रूटलेस पड़ी हुई है? तो बच्चों बॉम्बे एंड मद्रास के बीच। जी, परलेस बक इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई में कहती हैं कि द फ्रूटलेस लैंड एग्जिस्टेड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन दो शहरों का नाम आप याद रखेंगे, 12 का सी होगा। बच्चों 13 कहता है कि परलेस बक वाज रियर्ड बाय हर, यानी परलेस बक रियर्ड मतलब उनका लालन पालन हुआ था। उनके पेरेंट्स क्या थे? सोल्जर थे, फार्मर थे, ऑफिसर थे या मिशनरी थे? बच्चों मिशनरी थे। कौन थे बच्चों? मिशनरी। जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं उसको मिशनरी कहते हैं। तो परलेस बक वाज रियर्ड बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। तो बच्चों 13 का बी होगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जॉनसन्स पजेशन इंक्लूडेड अ, यानी जॉनसन के पास कुछ संपत्ति थी। बच्चों जॉनसन याद रखिएगा बेंजी के पिताजी थे, उनके पास कुछ पोजेशन थी। तो उनकी पोजेशन क्या थी? ए 5 एकड़ प्लॉट, ए 4 एकड़ प्लॉट, ए 3 एकड़ प्लॉट या नॉन? बच्चों ए 4 एकड़ प्लॉट। जी, उनके पास 4 एकड़ भूमि थी। जॉनसन्स पोजेशन इंक्लूडेड अ 4 एकड़ प्लॉट। तो 14 का ए सही है, आप बच्चों याद रखिएगा। और तमाम 12 के तमाम चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एक बार चैनल पे आएँ, प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बखूबी मिलेगा आपको मज़ा आएगा पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, द एस्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। जी बच्चों, जो सरकार है ना वो मास्टर नहीं होती, वो मालिक नहीं होती है, बल्कि पीपल लोगों की क्या होती है? सर्वेंट होती है। सर्वेंट का मतलब सेवक होती है। और इस पंक्ति के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में डोरोथी एल सेयर्स की रचना हाउ फ्री इज द प्रेस देख सकते हैं। जी, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, कह रहा है कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द खाली स्थान ऑफ द न्यूज़पेपर। जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो विज्ञापन दाता है ना, वो अखबार के किस चीज़ में अपना योगदान देते हैं? पॉपुलरिटी में, प्रॉब्लम में या रेवेन्यू में? बच्चों रेवेन्यू में। किस में बच्चों? रेवेन्यू का मतलब आय होता है, राजस्व होता है। तो सही जवाब हुआ कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप एक बार फिर से डोरोथी एल सेयर की रचना हाउ फ्री इज द प्रेस देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, यानी निम्न में से किन पशुओं के डोमेस्टिकेशन के कारण, किन पशुओं को पालतू बनाने के कारण लाइफ जो थी ना वो ज़्यादा प्लीजेंट और सिक्योर हो गई? काऊ एंड सीप, हॉर्स एंड डॉग, टाइगर एंड एलिफेंट या नॉन ऑफ दिस? बच्चों काऊ एंड सीप। जी, काऊ एंड सीप के पालने से लाइफ ज़्यादा वो प्लीजेंट हो गया और ज़्यादा सिक्योर हो गया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में बच्चों बर्टन रसल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बच्चों कह रहे देयर वाज टाइम, एक वक्त था, एक समय था, व्हेन ब्लैंक स्पेस वाज अ रेयर स्पीसीज। आपको बताना था कि एक वक्त था कि निम्न में से कौन एक दुर्लभ प्रजाति थी? डंकी, मंकी या होमोसैपियंस? जी बच्चों होमोसैपियंस, याद रखिएगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन होमोसैपियंस वाज अ रेयर स्पीसीज। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आप बर्ट्रैंड रसल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर कीजिए बच्चों।
प्रश्न है कि हु हैड रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू लालाजी सन। आपको बताना है कि निम्न में से किसने लाला जी के पुत्र से अपनी पुत्री की शादी करने से इनकार कर दिया था। होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर या नॉन ऑफ दीज। बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर जी, वेलफेयर मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू लाला जी सन। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ सनफ पढ़िएगा, तब वहाँ नानू काका के बारे में पढ़ेंगे, अंडर सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे, लाला जी के बारे में पढ़ेंगे और वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा मजा आएगा। वह चैप्टर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 20 सुनिए बच्चों। ये कह रहा है कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर इन ए मैटर ऑफ खाली स्थान मिनट्स। यानी कोई व्यक्ति शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक कितने मिनटों में घूम सकता था? 20 मिनट में। और यह प्रश्न जो है बच्चों जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सीगा नोए की रचना द आर्टिस्ट चली गई है। आपको पता है ना, सीबी जो था बच्चों एक हार्बर टाउन में रहता था। ऑफिशियली तो वो टाउन था, लेकिन 20 मिनट में ही आप उसकी एक चक्कर लगा सकते थे। तो उसी का जवाब हुआ कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। तो 20 का सही जवाब सी 20 हुआ। बच्चों 21 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू टर्न मिसिसिपी इनटू एन खालिस्तान ऑफ फ्रीडम। याद कीजिए, आई हैव अ ड्रीम नामक स्पीच, जहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि मिसिसिपी जो है ना वह किस में बदल जाए? ओएसिस ऑफ फ्रीडम में, जो आज़ादी के एक मरुद्यान में बदल जाए। तो बच्चों 21 का ए होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू टर्न मिसिसिपी इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम। 21 का ए। 22 देखिए बच्चों, 22 कह रहा है कि इन बांग्लादेश लिटिल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। आपको बताना है कि बांग्लादेश में लिटिल चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। किसके द्वारा? नेबर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा या नन ऑफ दिस। बच्चों होल फैमिली जी। इन बांग्लादेश लिटिल चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों की देखभाल पूरे परिवार के लोगों के द्वारा की जाती है, न कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। तो 23 का सी, सॉरी 22 का सी हुआ। और इसके लिए आप ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर देख सकते हैं, वह चैप्टर भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू। वाल्ट व्हिटमैन का संबंध किस देश से है? अमेरिका से जी, वो अमेरिकन थे। तो वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू अमेरिका। और इस चैप्टर के लिए आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक पोएम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। द खालिस्तान प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश की प्रेस जो है ना सामान्य परिस्थितियों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वतंत्र होती है? तो वो ब्रिटिश प्रेस है। कौन प्रेस है बच्चों? द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। और इसके लिए आप हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर देख सकते हैं। 25 कहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है कि इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपको बताना है कि अंग्रेजी जो है ना इसने कितनी भाषाओं से शब्दों को अपने आप में शामिल किया है? तो बच्चों याद रखिएगा 50 से भी अधिक भाषाओं से। याद रखिएगा 50 से भी अधिक भाषाओं से। अतः 25 का डी होगा, इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। 26 कह रहा है बच्चों कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज, आपको ज्ञात है ना, इंग्लिश। जी बच्चों, द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश। तो 26 का बी होगा। बच्चों लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंग्लिश होगा, पासपोर्ट टू जॉब्स भी इंग्लिश होगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश होगा, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश होगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होगा। सबका जवाब अंग्रेजी होगा, याद रखिएगा। 27 आइए, ग्रामर का मामला है। व्हिच इज द खाली स्थान मीट, फिश और मिल्क। बच्चों मीट, फिश और मिल्क ये तुलना 3 के बीच है। और आपको मालूम है कि 3 या 3 से अधिक की तुलना के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लेकर के आते हैं। अतः यहाँ क्या होगा? बेस्ट। व्हिच इज द बेस्ट मीट, फिश और मिल्क, यानी मांस, मछली और दूध में सबसे अच्छा कौन है? तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। यहाँ द भी है और द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, इसलिए 27 का सी होगा, व्हिच इज द बेस्ट मीट, फिश और मिल्क। 28 देखिए बच्चों,
गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन इज कॉल्ड, यानी राजा या रानी के द्वारा किए जा रहे शासन को किस नाम से पुकारते हैं? मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी? बच्चों मोनार्की, राजतंत्र बोलते हैं जी। राजा के द्वारा चलाए जा रहे शासन को राजतंत्र बोलते हैं, अतः 28 का ए होगा। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ मोनार्की। तो ये था बच्चों 28 का ए। 29 की तरफ चलिए। 29 नंबर कह रहा है कि रिचेज खाली स्थान विंग्स, लक्ष्मी चंचल होती है, आज आपके पास है, हो सकता है कल मेरे पास हो। तो रिचेज जो है ना बच्चों, ये प्लूरल जी ये क्या है बच्चों? ये प्लूरल नाउन है। और जब भी सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन आता है ना, क्रिया प्लूरल होती है, तो हम यहाँ पे हैव करेंगे। रिचेज हैव विंग्स मतलब लक्ष्मी चंचल होती है, ये किसी की नहीं है, आज आपके पास है, कल मेरे पास हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनना है, डिक्शनरी की स्पेलिंग बतानी है। बच्चों डिक्शनरी की स्पेलिंग ये सही है, DICTIONARY। तो 30 का ए हुआ। 31 गौर कीजिए, आई मेट खाली स्थान MLA यस्टरडे, मैं कल एक MLA से मिला था, इसको आप हिंदी में लिखिए। तो ऐसे M लिखा ना, पहला लेटर क्या हुआ? ए, और ए जो होता है अ से अह के बीच में आता है, अतः इसका साउंड वॉवेल साउंड हुआ, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, अतः 31 का बी होगा। आई मेट एन MLA यस्टरडे। 32 गौर कीजिए, द रेपिस्ट वाज खाली स्थान लास्ट नाइट, यानी रेपिस्ट को कल रात फांसी पे लटका दिया गया। बच्चों हैंग्ड होता है, देखिए जब हैंग का मतलब फांसी पे लटकाना होता है ना, तब इसका तीसरा रूप हैंग्ड होता है, और जब हैंग का मतलब लालटेन लटकाना हो ना, तब इसका तीसरा रूप हंग होता है। तो चूंकि रैपिस्ट है, इसको फांसी पे लटकाया गया, तब हैंग का भीतरी हैंग्ड होता है, तो होगा द रैपिस्ट वाज हैंग्ड लास्ट नाइट, यानी कल रात रैपिस्ट को फांसी पे लटका दिया गया। 33 देखिए, नाइदर ऑफ द रोड्स खाली स्थान टू द स्टेशन, यानी दो सड़कें हैं, चूंकि आपको पता है ना कि आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो दो सड़कें हैं, दोनों में से कोई भी सड़क स्टेशन को नहीं जाती है। तो अक्सर बच्चे रोड्स देखते हैं, प्लूरल देखते हैं, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लीड का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा आप नहीं करें। देखिए ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद क्या आया? द रोड्स आया, तब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होता, क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन नाइदर है, और नाइदर हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, अतः 33 का लीड्स होगा। नाइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, कोई भी सड़क स्टेशन को नहीं जाती है। 34 गौर कीजिए, द PM खाली स्थान फॉर जापान नेक्स्ट ईयर, प्रधानमंत्री अगले साल जापान जाएंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं ना बच्चों, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये बच्चों प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ये फिक्स कर रहा है, और भविष्य के फिक्स्ड कार्यक्रम के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि PM थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे लिव्स करेंगे। द PM लिव्स फॉर जापान नेक्स्ट ईयर, प्रधानमंत्री अगले वर्ष जापान जाएंगे। याद रखिए भविष्य की निश्चित घटनाओं के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात क्रिया के पहले या क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग करते हैं। तो द PM के साथ क्रिया का पांचवा लाएंगे, इसलिए लिव्स सही होगा। 34 का सी सही होगा। 35 कह रहा है बच्चों, कैन यू खाली स्थान दिस हेवी लगेज, क्या आप इस भारी लगेज को उठा सकते हैं? तो लिफ्ट, लिफ्ट्स, लिफ्टेड या लिफ्टेड। तो गौर कीजिए बच्चों, ये कैन क्या है? मॉडल है, और याद रखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्रिया के पहले रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। तो लिफ्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अतः 35 का ए होगा। कैन यू लिफ्ट दिस हेवी लगेज। याद रखिएगा बच्चों, जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, अतः 35 का ए होगा। 36 कह रहा है, आई गॉट गुड मार्क्स खालिद द हैंड्स ऑफ द हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर साहब के हाथों मुझे अच्छे अंक मिले। जब भी किसी के हाथों आपको अच्छे अंक मिले ना, तो एट लाते हैं। क्या लाते हैं? एट। आई गॉट गुड मार्क्स एट द हैंड्स ऑफ द HM,
यानी प्रधानाध्यापक महोदय के हाथों मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, 36 का सी होगा। 37 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ये वर्ड है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समान होना। तो बच्चों रिजेम्बलेंस की सही स्पेलिंग ये है CRESEMBLANCE, रिजेम्बलेंस। 37 का सी सही होगा। 38 गौर कीजिए, कैन यू लुक खालिस्तान दिस वर्ड इन डिक्शनरी। क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं? तो बताइए बच्चों कि लुक के साथ निम्न में से कौन सा पार्टिकल आएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब का मामला है। लुक अप का मतलब होता है शब्दकोश में शब्दों को ढूंढना। जी, लुक अप का मतलब होता है शब्दकोश में शब्दों को ढूंढना। अतः 38 का डी होगा, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन ए डिक्शनरी। ठीक है बच्चों। 39 आइए, राखी ब्लेम्ड खाली स्थान फॉर द अगली सिचुएशन। जो खराब स्थिति बनी थी ना, राखी उसके लिए जिम्मेदार थी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो राखी क्या है बच्चों? फेमिनिन जेंडर है। तो राखी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी आएगा। और सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हरसेल्फ होगा। क्या होगा? हरसेल्फ होगा। तो राखी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द अगली सिचुएशन। 39 का सी सही होगा। 40 देखिए, सी लॉस्ट अ रिंग। उनकी अंगूठी खो गई। बच्चों क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्वेश्चन टैग का तो सरल सा नियम है कि अगर कथन जो है ना पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और कथन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो इस कथन को देखिए, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव होगा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब निगेटिव केवल बचा डिडंट सी और डजंट सी। तो लॉस्ट क्या है बच्चों? क्रिया का सेकंड फॉर्म है, और क्रिया का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में डिड आता है, इसलिए 40 का सी होगा। सी लॉस्ट हर रिंग डिडंट सी। 41 गौर कीजिए, वेयर आई ए बर्ड। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के आपके पास आता। ये बच्चों ये काल्पनिक वाक्य है। याद रखिएगा, ये जो सेंटेंस है ना, बस ये इमेजिनेशन है, ये एक कल्पना है। मैं पक्षी नहीं हो सकता। तो काल्पनिक वाक्यों के बच्चों मेन क्लॉज में मॉडल के रूप में आप वुड का प्रयोग करेंगे। जी, अगर मैं पक्षी होता, वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो उड़ के आपके पास आता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, मैं गरीबी क्या कर देता? मिटा देता। इफ आई वेयर द सीएम ऑफ बिहार, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? आई वुड मतलब आप ऐसे कुछ जोड़ सकते हैं बच्चों। तो जो भी काल्पनिक वाक्य हो ना, तो मेन क्लॉज में आप वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा था कि इफ आई वेयर द सीएम ऑफ बिहार आई वुड कैंसल द बीपीएससी एग्जाम। तो 41 का बच्चों सी होगा। 42 गौर कीजिए, 42 कह रहा है क्रिकेट इज पॉपुलर ऑल द वर्ल्ड। क्रिकेट सारे संसार में क्या है? लोकप्रिय है। तो बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। क्या होगा बच्चों? ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब हुआ पूरे संसार में। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। ऑल ओवर बिहार, पूरे बिहार में। ऑल ओवर गोपालगंज, पूरे गोपालगंज में। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन बनता है। तो क्रिकेट इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 42 का बी होगा। बच्चों 43 गौर कीजिएगा, नथिंग बट सम बुक्स खाली स्थान सीन देयर। गौर कीजिएगा, ये बट जो है ना बच्चों, बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी होता है और बट का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है। जब बट का मतलब लेकिन हो तब वो बच्चों कंजंक्शन होता है, लेकिन जब बट का मतलब के सिवाय हो, के अलावा हो, तो बट जो होता है ना प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे बट प्रेपोजिशन है, और बट के बाद क्या आया? सम बुक्स। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। जी, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो सम बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। और क्रिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नथिंग। और नथिंग क्या? प्रोनाउन है। तो नथिंग एक सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः यहाँ क्रिया जो भी होगी वो सिंगुलर होगी। मैं फिर समझा रहा हूँ बच्चों, बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी होता है और प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है। बट का मतलब जब लेकिन हो
तब वो कंजंक्शन होता है, लेकिन जब के सिवा या के अलावा हो तब वो प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे बट का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में हुआ है और प्रेपोजिशन के बाद समबुक्स आया है, तो समबुक्स ऑब्जेक्ट हुआ और क्रिया का प्रयोग ऑब्जेक्ट से नहीं सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट क्या है? नथिंग। और सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो नथिंग क्या है? प्रोनाउन है और नथिंग एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट, इसलिए क्रिया भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, तो वाज होगा। नथिंग बट बुक्स वाज सीन देयर, मतलब ये हुआ कि किताबों के अलावा वहां कुछ नहीं देखा गया, तो नथिंग के साथ वॉच का प्रयोग करें। 44 गौर कीजिए, बाइट द डस्ट मीन्स, बाइट द डस्ट जो है ना बच्चों, यह एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का हिस्सा है। तो कह रहा है बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? तो बच्चों बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, पराजित होना, है ना। तो ईट द मड ये नहीं होगा, फॉल फ्रॉम ए हॉर्स नहीं होगा, किस द ग्राउंड ये होगा, टू बी डिफीटेड, जी बच्चों, टू बी डिफीटेड इन ए बैटल, यानी लड़ाई में हार जाना को बाइट द डस्ट कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं धूल चाटना, है ना बच्चों। तो 44 का क्या हो जाएगा? डी होगा। 45 कह रहा है कि योर फ्रेंड इज अ खालिसन इन द ग्रास, आपका फ्रेंड क्या है? मंकी इन द ग्रास, रैट इन द ग्रास, स्कॉर्पियन इन द ग्रास या स्नेक इन द ग्रास? स्नेक इन द ग्रास, जी बच्चों। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है सीक्रेट इनेमी, यानी देखने में मित्र हो लेकिन सच में वो आपका क्या है? शत्रु है, उसको बोलते हैं ए स्नेक इन द ग्रास या आस्तीन का सांप। तो बच्चों 45 का ए होगा, योर फ्रेंड इज अ स्नेक इन द ग्रास, यानी देखने में आपका मित्र है लेकिन है वो आपका शत्रु। 46 देखिए, द सिक मैन पास्ड लास्ट नाइट, बीमार व्यक्ति कल रात गुजर गया। तो निम्न में से कौन सा पार्टिकल लेंगे? तो बच्चों जब पास के साथ हम अवे लगाते हैं क्या लगाते हैं? अवे। तो पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मतलब मर जाना, अतः 46 का बी होगा, द सिक मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट, 46 का बी। 47 गौर कीजिए, एंटोनिम ऑफ फ्रीडम, आपको बताना है फ्रीडम की एंटोनिम, जी उल्टा क्या होता है फ्रीडम का? स्लेवरी होगा। फ्रीडम का मतलब आज़ादी और स्लेवरी का मतलब हो गया बच्चों गुलामी, जी। देखिए लिबर्टी मीन्स भी आज़ादी होती है, इंडिपेंडेंस मतलब भी आज़ादी होती है, डिपेंडेंट का मतलब आश्रित होता है और फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, तो स्लेवरी का मतलब क्या हो जाएगा? गुलामी। तो 47 का ए होगा। 48 गौर कीजिए, सी एम्स एट खालिसन एन ऑफिसर, उसका लक्ष्य क्या है? अधिकारी बनना है। और एट क्या है? प्रेपोजिशन है। एट क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्रिया होती है ना, वह चौथे रूप में होती है। किस रूप में होती है? चौथे रूप में होती है। तो बिकमिंग क्या है बच्चों? चौथा रूप है। आप याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी क्रिया आती है ना, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, वो नाउन बन जाती है और उस नाउन को हम जेरेंडियल वर्ब कहते हैं। अतः 48 का सी होगा बिकमिंग, क्योंकि यही क्रिया का चौथा रूप है। 49 देखिए, खालिसन पीपल डोंट बिलीव इन गॉड, कुछ लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते। बच्चों सामान्यतः आप पढ़े हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम होता है, लेकिन गौर कीजिए ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, लेकिन सेंस क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंस होने पर भी नेगेटिव सेंटेंसेज में सम का प्रयोग होता है, अतः 49 का ए होगा, सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड। और अंतिम देखिए बच्चों, अंतिम कह रहा है कि व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं, है ना बच्चों। ये क्या है? स्टेटमेंट है? नहीं। क्वेश्चन है? नहीं। ऑप्टेटिव है? नहीं। ये क्या है? एक्सक्लामेशन है, जी बच्चों। गौर कीजिएगा, जब भी वाक्य के अंत में ये चिन्ह मिले जिसको नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, और वाक्य की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो, कैसे हो? व्हाट या हाउ से, तो आप उसे एक्सक्लामेशन कहेंगे, और यदि में से शुरू हो तो आप उसे ऑप्टेटिव कहेंगे। तो ये 7वीं वीडियो में कुल 50 प्रश्न। अगर आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव भी दें। तो इन्हीं निवेदनों के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले जय हिंद।